देखिए, इस वीडियो में जो हम लोग वो करने वाले हैं, तो आपका बीपीएससी का जो घटना चक्र आया है तो उसको हम लोग देखेंगे। और ये जो आपका घटना चक्र है वो 67 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, और ये 1992 से लेकर के 2023 तक का पूरा संकलन किया गया है। ठीक है, 22 तक का, 2022 तक का। और बस इसमें 68 वाला प्रश्न नहीं है, तो आप अगर पीडीएफ होगा तो उसे देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको आपको दे दूँगी पीडीएफ। ठीक है, उसी तरह से आप इसमें देखेंगे हम लोग कि मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उसको देखेंगे, जो बीपीएससी के द्वारा अभी तक पूछा गया है प्रश्न। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका कह रहा है कि आप पहला प्रश्न बोल रहा है कि आपका पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और देखिए क्या होता है कि इसके डिटेल के बारे में देख लेते हैं कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक था। ठीक है, वह ऐबक जो था नामक वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। ठीक है, वह बचपन में ही उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। ठीक है, और काजी ने उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं को पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले में स्वर जो था, सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था। इस कारण वह कुरान खवा के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहाँ उसे गौरी ने क्या किया कि खरीद लिया और अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। ठीक है, और क्या होता है कि गौरी ने उसे क्या किया कि उसे अमीर ए आखुर के पद पर प्रोन्नत किया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, और वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। ठीक है, कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। वह लाहौर से ही शासन करता था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वह वहां पहुंचकर क्या होता है कि शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ले लेता है। उसी तरह से देखिए क्या होता है कि उसने अपनी राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 महीने बाद जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, और उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने आप को संतुष्ट रखा था। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र जो प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में क्या होता है कि ऐबक दास्ता से मुक्ति मिलती है उसको। चलिए अगला देखिए क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या तो एक तरह का ये मस्जिद है। ठीक है, अगला देखिए। अपनी उदारता के कारण जो है इसमें डिटेल में बता रहा है कि अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श लाखों को देने वाले के नाम से पुकारा जाता था। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी को दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। और उसकी एक उपाधि कुरान खवा भी थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऐबक को साहित्य से जो अनुराग था और स्थापत्य कला की रुचि थी। और क्या होता है कि तत्कालीन जो विद्वान हैं वो हसन निजामी और फ़र्क मुदबीर को उसका संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे, और हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये ताज उल मासिर की रचनाकार कौन है, तो आप बोलेंगे ताज उल मासिर के रचनाकार है हसन निजामी। ठीक है, ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करा है। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने क्या किया? पूरा किया। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ये करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? अख्ता क्या होता था? प्रांत होता था। ठीक है, तो ये क्या था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो है देखिए
गौरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। ठीक है, गौर के मोहम्मद शाम जो थे वो मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि उसी को देखिए, मोहम्मद शाम को ही मोहम्मद गौरी भी बोलते हैं, और इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हाशी अक्ता या इक्ता या प्रांत प्रदान किया। ठीक है, 1192 ईस्वी का जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अगला देखिए क्या होता है कि इसके कार्यों में प्रसन्न होकर के गौरी ने इसे क्रमशः कोहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया गया। किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, और अगला देखिए क्या होता है कि अगला इस पॉइंट में बोल रहा है कि 1192 से लेकर 1206 तक इसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है कि बिहार का पहला प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी था। ठीक है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता। देखिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। मोहम्मद गौरी जो है वो एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में क्या किया? 1193 ईस्वी से लेकर के 1202 के मध्य बिहार की विजय की। ठीक है, और उसी के बाद क्या था, ये देखिए मोहम्मद गौरी का ये दास था। ठीक है, अगला क्या है कि नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदयपुरी पर कब्जा कर लिया। कौन? मोहम्मद ये जो है आपका बख्तियार खिलजी तो जो था, और 1202 से लेकर के 1203 के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया, और इस समय वहाँ का जो शासक था लक्ष्मण सेन था, वह युद्ध किए ही बिना भाग गया। ठीक है, बाद में क्या होता है कि ये जो तुर्की सेना ने राजधानी जो उसकी थी, लक्ष्मण सेन की राजधानी क्या थी? तो नदिया थी, तो पूरी तरह से उसको लूटे और लूटपाट किया। उसके बाद क्या हुआ कि राज्य की उपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया, और लक्ष्मण सेन ने भाग करके दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरे में बिहार में उसके हमले के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो ये आपका बुक है तबकाते नासिरी बुक है। ठीक है, तो 7 का भी हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें क्या बोला कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो आप जान ही रहे कि बख्तियार खिलजी था। ये बहुत पुराना टॉपिक हो चुका है। देखिए इसमें अगला क्या बोल रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने मलिक जन्नी को। ठीक है, चलिए आपका 9 का डी हो गया। देख लेते हैं डिटेल में कुछ चीज़ें। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ी से तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवज को पराजित किया। एवज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार को सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजा के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो ये कौन था? तो देखिए ये बलबन था। 10 का सी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में ऊपर देख लेते हैं, जो भी इससे रिलेटेड दिए हुए फैक्ट उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बलबन जो था प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी जिसको कहते हैं नियाबत एक खुदाई है, और उसका स्थान पैगंबर के बाद है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा से कहा था कि सुल्तान का पद जो है निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ठीक है, और ये किसका पुत्र था? तो बलबन का पुत्र था, बुगरा का। उसी तरह से यहाँ बात किया जा रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने आपका क्या किया कि रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन था आपका। उसी तरह से देखिए बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं थी। पहला क्या था कि सुल्तान का पद जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। ठीक है, यानी सुल्तान का पद किसने बनाया? तो ईश्वर ने बनाया।
और अगला देखिए क्या बोल रहा है कि अद्वितीय सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत खुदाई और उसका स्थान पैगंबर के बाद है। ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि आपका देखिए सुल्तान के कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्य की आलोचना नहीं करनी चाहिए, यानी कुछ भी करे लेकिन आप आलोचना नहीं कर सकते। ठीक है, यही मीनिंग है। देखिए जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी का कथन कि सुल्तान के बारे में है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है, तो 12 का सी हो जाएगा। देखिए इसमें डिटेल में बताया कि जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्यों का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि वह नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई एवं तथा अवसर विशेष के लिए जो उपयोग समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। ठीक है, ये अलाउद्दीन बोल रहा है। ठीक है, अलाउद्दीन ने राज्य पद के विषय में बलबन के विचारों को फिर से जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में क्या करता था, विश्वास रखता था। अलाउद्दीन खिलजी जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है, उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। ठीक है, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उस खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमामिन बताया। ठीक है, इस कारण अलाउद्दीन जो था वो दिल्ली का पहला सुल्तान था। दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन जो था वो उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। ठीक है, तो ये अच्छी बात थी उसके लिए कि वो अपना ही बात सुन पाता था। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि वो जो प्रश्न नंबर 13 है उसको देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध जो बोल रहा है कि सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, तो ये जफर खान का हो गया था। उसी के बारे में डिटेल देखते हैं। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध जो सेनापति था वो जफर का मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया, जो अपने समय का क्या था, श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान की शौर्य और भारतीय सेना की दृष्टि से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि मंगोल जो थे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। ठीक है, मंगोल का जब आक्रमण हुआ था तब की बात की जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि रानी पद्मिनी जो है वो का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ते हैं। उनके पति का क्या नाम है, तो ये राणा रतन सिंह उनके पति का नाम है। ठीक है, तो देखिए अगला क्या है कि पद्मिनी की कहानी आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा जो हैं रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी साहिबा के प्रेम प्रसंगों का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता जो मतलब इक्वल माना था, सुलेमान के बराबर माना था, और पद्मिनी की तुलना जो की थी वो साहिबा से की थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि संभवतः इसी आधार को मान करके मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, तो अमीर खुसरो के बाद ही ये रचना किया जाता है और राणा रतन सिंह जो की रानी थी पद्मिनी की कहानी बनी। ठीक है, चलिए अगला क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो आपका देवगिरी का शासक कौन थे, तो रामचंद्र देव थे। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय क्या होता है कि देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया। ठीक है,
और परंतु 1305 ईस्वी तथा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण से 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण किया। ठीक है, और क्या होता है कि राजा रामचंद्र देव ने युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो है वो बात किया जा रहा है कि किस सुल्तान ने के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में विकसित होता है। अगला देखिए, इसमें बोल रहा है कि अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिलकर राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, रात, पेंशनें या वक्फ, धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतों खालिसा भूमि जो अधिक पैमाने पर विकसित होती है। ठीक है, अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो अलाई दरवाज़ा है का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों एवं तथा संगमरमर द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है। इसकी छत पर एक गुंबद और इसकी चारों दीवारें में एक मेहराब द्वार प्रवेश द्वार है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है 80 नंबर प्रश्न की, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, देखिए अगला देखिए क्या है कि फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद हक-ए-शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उन किसानों को सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे। ठीक है, और पैदावार का 1/10 भाग जो था वो सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, तो 1/10 था। देखिए अगला क्या था कि पूछ रहा है कि आपका जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती दवाखाना था। ठीक है, अगला देखिए, यह बोला है कि राजा के खर्च पर जो हज की व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक जो था वो फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसने कुशल हकीम रखे। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? तो बेरोजगारों को रोजगार किसने दिलाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकर के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक रोजगार दफ्तर खोलकर अथवा प्रत्येक मनुष्य के गुण योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम में थे। अगला देखिए, इसमें जो भी पॉइंट है देख लेते हैं। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 पहुंच गई थी। उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग यानी दीवाने बंदगान का गठन किया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच जो वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। ठीक है, देखिए अगला क्या है कि निम्नलिखित में से जो बोल रहा है कि सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधार के लिए उपाय किए? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आपका 22 का बी हो गया।
देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए और अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। ठीक है, यानी अलाउद्दीन के जो बाग थे उसको भी ये क्या पुराने बागों को फिर से लगवाया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न पूछ रहा है कि अब फारसी जो यात्री हैं अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो था वो देवराज सेकंड के टाइम में आए थे। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक के संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराज टू कार्यकाल जो है 1422 से लेकर 46 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन या मज उल बहरीन में देवराज सेकंड के शासनकाल का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। बोला तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस शासन का क्या था, किस वंश का शासन था? ठीक है, तो ये देख लीजिए किस वंश का शासन था तैमूर के आने के समय। तो ये था आपका जो था वो देखिए, ये आपका जो था वो आपका सैयद का शासन था। ठीक है, यानी 24 का बी हो जाएगा। देखिए, इसमें जो डिटेल में दिया है उसको देख लेते हैं। तैमूर के आक्रमण 1398 ने तुगलक शासन को कमज़ोर कर दिया था। ठीक है, और 1412 में क्या होता है कि नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 में क्या होता है कि सरदार ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना और परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार किसी खान ने पराजित कर दिया था। ठीक है, और वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में क्या होता है कि उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि 25 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। 25 का डी है। तो देखिए ये डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। 17 जुलाई 1489 यानी 1489 को क्या होता है कि निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से बैठा। ठीक है, निजाम खां क्या बनता है? सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पे बैठता है। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवी नगर बसाया था 1504 ईस्वी में। ठीक है, और ये क्या होता है कि उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया था। ठीक है, उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह बाद उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी रखा गया था। ठीक है, और अगला क्या बोल रहा है, उसके समय में क्या होता है कि आपका उसके समय में गायन विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना हुई और सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था और उपनाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से? तो गुलरुखी नाम से वो कविताएं भी लिखता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये है जो है वो संस्थापक है विजयनगर साम्राज्य के हरिहर और बुक्का। ठीक है, अगला देखिए ये क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया। इस समय इस राज्य की राजधानी हम्पी थी जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम्पी हो गया और आपका हम्पी और तुंगभद्रा नदी। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीना। तो ये छीना था बहमनी को गोवा से हरिहर सेकंड ने।
अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद क्या होता है कि उसका पुत्र हरियर टू जो है वो बनता है, सिंहासन पे बैठता है। ठीक है, उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचिनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमानी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ और 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ और हरियर टू की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमानी राज्य से बेलगांव का गोवा छीनना था। बेलगांव और आपका क्या था, वह शिव विरूपाक्ष का उपासक था। कौन? हरियर सेकेंड। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या आपका बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि विजयनगर के राजा जो हैं कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो आपका यहाँ कुली कुतुब शाह हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 28 का। इसमें देखिए डिटेल देखते हैं कि विजयनगर के राजा जो थे वो राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में उड़ीसा के साथ क्या हुआ कि युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पागल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया। ठीक है, वारंगल, कोंड, विद्दू आदि के किले जीत लिए। उसके बाद क्या होता है, उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ और कुतुब शाही सेना पराजित हुई। अगला देखिए यहाँ पे क्या होता है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये भू राजस्व जो था वो विशेषता था। अगला देखिए, विजयनगर राज्य की विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। यथा जो है वो भू राजस्व, संपत्ति, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर और सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड, भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूला जाता था। भूमि कर को क्या बोलते थे? शिष्ट बोलते थे। नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। ठीक है, जो भूमि कर था। देखिए अगला क्या बोला है कि केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 यानी अस्थवन या अथवन कहा जाता था, यानी राजस्व विभाग को 58 कहते थे। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये जो है उसकी राजधानी हम्पी में मिलती है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि हम्पी के खंडर वर्तमान कर्नाटक में स्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी के प्रतिबिंबित करते हैं। और यहाँ क्या है कि विजयनगर काल में की बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि दीवान अर्ज विभाग संबंधित है। तो दीवान अर्ज विभाग जो है वो रक्षा से विभाग से संबंधित है। सी आंसर हो गया। दीवान आरिज ए ममालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता। तो आरिज ए ममालिक का विभाग ही दीवान अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला बोल रहा है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपका रायगढ़ थी। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे देखिए आपका अगला क्या बोल रहा है कि 1674 में क्या होता है कि राज्याभिषेक कराया जाता है शिवाजी का और छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं वो। और उसके अलावा क्या होता है कि रायगढ़ की राजधानी बनाया जाता है। इस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उप नाग भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला आप क्या बोला है कि अलाउद्दीन जो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन जो है वह बहमनी राज्य का संस्थापक था। देखिए इसमें डिटेल में बोल रहा है कि दक्कन के अमीरान ए सदा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर का, जिसको हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाही की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली।
उसने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम जो है एहसानाबाद रखा, ठीक है, और एहसानाबाद इसका नाम रख देता है। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में क्या किया कि विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और विदर। प्रत्येक प्रांत एक शासन के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। उसमें क्या था कि बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के शासकों ने को अपने क्या कि उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने क्या किया कि हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। अगला देखिए, इसमें बोल रहा है क्या कि सरजामी जो प्रथा थी किससे संबंधित थी, तो सरजामी प्रथा जो है वो भू राजस्व से संबंधित थी। मराठा काल में सरजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों की सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी, ठीक है। चलिए अगला क्या आपका बोल रहा है कि आपका यहाँ पे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से बताना है कि आपको कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो ये जो इंगित करता है तो आपका करता है, देखिए, खराज करता है, आपका उश्र करेगा और मुक्ताई करेगा, और इस तरह से आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 1, 3 और 4, ठीक है। यानी भूमि कर क्या था, तो खराज था, उश्र था और मुक्ताई था, खुम्स नहीं था, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि खराज जो है, खराज, उश्र, मुक्ताई जो था वो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता था, जबकि खुम्स जो था भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु ये क्या था कि लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4 भाग सैनिकों को बांट दिया जाता था और 1/5 भाग जो था वो राज्य कोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4 भाग राजकोष में और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। देखिए यहाँ पे अगला क्या बोला कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किया। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में क्या किया कि निश्चित किया। उसने अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया था, और इससे क्या हुआ कि इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश में भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था, ठीक है। यानी बलबन जो था 1/3 और इल्तुतमिश में 1/3 ही लेता था, ठीक है। अगला देखिए क्या मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन अलाउद्दीन के राजस्व जो है वो क्या था कि आपका निर्धारित भूमि जो है वो आपका पैमाइश भूमि जिसको बोलते हैं आपका के आधार पे किया था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर ही राजस्व भूमि निर्धारित करता था, ठीक है। यानी सी और डी दोनों होगा, किंतु बिहार बीपीएससी ने इसको क्या किया कि सिर्फ सी माना, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या होता है, देखिए इस अनुसार तो इसका आंसर आपका सी दे रहा है, लेकिन सी और डी दोनों होता, ठीक है, लेकिन बीपीएससी इसको सी ही माना था। अगला देखिए, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो ठीक है, तो बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये संप्रदाय था आपका क्या, तो आपका जो पहला वाला संप्रदाय है वही संप्रदाय था, तो सुहरावर्दी संप्रदाय जो था, शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। तो 37 का ए है। देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है तो आपका कह रहा है कि भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय से एक बहाउद्दीन जकारिया जिसका टाइम पीरियड क्या 1182 से लेकर 1262 ईस्वी प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे और धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे कि आप धन और संपत्ति रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन शासकों में से बताना कि अपनी सैनिक टुकड़ियों को 200, 250, 200, 500 की इकाई 500, 250 और 200 की इकाई में विभाजित किया था। तो किसने, तो देखिए यहाँ पे है आपका शेरशाह और इस्लाम दोनों हैं।
सा, तो इसका आंसर ई ले लिया है। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ पे क्या है, इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हो जाती है। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर ई दिया गया है। ठीक है, इसका जो आंसर ई दिया गया है, यानी उनके फादर और बेटे दोनों का ये सिस्टम था। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि जवाबित का संबंध किससे था, तो जवाबित का संबंध जो है राज्य कानून से है। अगला देखिए, जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका यहाँ पे पॉइंट है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका जो थे, टंका, शशगनी, जीतल, किन धातुओं से थे, तो टंका और शशगनी जो था वो चांदी से था और जीतल जो था वो तांबा से था। तो इसका 40 का ए आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल दिया हुआ है तो देख लेते हैं। तो सल्तनत काल में टंका चांदी, जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित थे। शशगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका और जीतल का अनुपात जो था, टंका क्या था 1 था, तो जीतल आपका 48 रेशियो में का था। ठीक है, अगला देखिए बोल रहा है कि कागज़ के भारत में कागज़ का जो प्रयोग होता है कब से प्रारंभ किया गया, तो कागज़ जो है 12वीं शताब्दी में ये क्या होता है कि आपका प्रारंभ होता है। अगला देखिए, अगला क्या बोला कि विश्व में आपका कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज़ का प्रयोग जो है वो 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंच रक्षा है। यह भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि तबकाते नासिरी का लेखक कौन था, तो मिनहाज उस सिराज थे। ठीक है, देखिए यहाँ के तबकाते नासिरी जो है बोल रहा है कि मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ जो है 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी को भारत विजय का प्रत्यक्ष प्रमाण वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है कि सभी क्या बोलता है कि सभी भक्ति संतों के जो मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में अपनाया जिसे उसके भक्त समझते थे। 43 का ए आंसर हो जाएगा। देखिए भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत बनाने में अपना योगदान किया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान किया। वह भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे। ठीक है, और अगला क्या था कि ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। देखिए यहाँ पे अगला देखिए, निम्नलिखित में से बोल रहा है कि किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो निजामुद्दीन औलिया जो इनकार किए थे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का क्या किया था कि राज्य देखा था, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसके शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तानों से मिले और न ही इनकार किया। ठीक है, वो मिलना ही नहीं चाहते थे। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया।
था वे महबूब इलाही के से प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बारहमासा की रचना किसने की? तो बारहमासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा किया गया। तो 45 का सी हो गया। बारहमासा की रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी ने की। जैसी की पद्मावत अखराट एवं आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ बात किया जा रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी जीत का कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। ठीक है, देखिए यहाँ क्या होता है कि पहला लड़ाई जो पानीपत का लड़ा गया था वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। उसने अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से क्या थी? कम थी। फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपने गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता। देखिए, तुजुक बावरी जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य की आधारशिला जो है रखने वाला जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं का एक ग्रंथ के रूप में स्वयं ही लिखा है। ठीक है, उसे तुजुक बावरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में ही लिखी गई, किंतु तुर्की मुगल दरबार की भाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था, यानी फारसी वहाँ का राजभाषा था मुगल का। अगला देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था हुमायूं ने। देखिए, यहाँ पे चुनार जो युद्ध चुनार दुर्ग पे करता है प्रथम बार आक्रमण 1532 में हुमायूं के द्वारा और 4 महीने पर घेरा डाले रखता है। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और क्या होता है कि इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में से कालिंजर का आक्रमण किया और 1532 में रायसीना के महत्वपूर्ण किलों को जीत लिया। ठीक है, और कालिंजर पर आक्रमण कब किया था? तो 1531 में। देखिए अगला देखिए, इसमें बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो निर्माण कराया था हाजी बेगम ने। ठीक है, यानी 49 का बी हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि हाजी बेगम अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पना जिसको बोलते हैं 1504 में कराया था। इस मकबरे का नक्शा मिर्जा गियास यानी ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग का निर्माण कराया गया है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि आपका कह रहा है क्या हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने किया। देखिए यहाँ पे है जो बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की जो फारसी भाषा में। ठीक है, बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर एवं हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करें। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया और गुलबदन के हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपका कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध में से आपको बताना है कि सही क्रम अंकित करें, यानी युद्ध स्थलों का नाम बताना है। ठीक है, तो आपका है इसका देवरा होता है, उसके बाद चौसा होता है आपका, उसके बाद कन्नौज होता है, सरहिंद का होता है 1555। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध प्रमुख जो युद्ध है कि क्रम इस प्रकार है। देवरा चौसा कन्नौज सरहिंद। 1531 में से गोमती के तट पर दोहराया यानी देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। ठीक है, और 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। ठीक है, यानी कौन हारता है? हुमायूं हारता है। ठीक है, इस युद्ध में निजाम नामक विषी ने हुमायूं की जान बचाई। ठीक है, और हुमायूं के विरुद्ध चौसा की विजय से शेरशाह यानी शेरशाह की शक्ति का एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई और उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ठीक है, और क्या होता है कि सिक्के पर अंकित भी कराया था। और क्या होता है कि
17 मई 1540 को कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह ने से पराजित होना पड़ा, यानी कन्नौज का भी युद्ध हार जाता है शेरशाह जीतता है और हुमायूं जो है वो हार जाता है। विवश होकर के निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ता है और 12 जून 1555 को सरहिंद की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः अपना खोया हुआ राज्य वापस दिया। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो ये शेरशाह सूरी था। अगला देखिए, 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह की पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। ठीक है, अगला देखिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के नीचे के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना। ठीक है, कालिंजर युद्ध जो है 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खां जो थे वो हल्दी घाटी के में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। ठीक है, अगला देखिए, इसमें क्या पॉइंट बोल रहा है? हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां शुरू कर रहा था। ठीक है, राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। ठीक है, अगला देखिए क्या होता है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ कर समाप्त कर दिया था? तो ये अकबर था। ठीक है, चलिए, बोल रहा है क्या कि मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय मुगल को जाता है, अकबर को जाता है। और इसमें केंद्रीय शासक व्यवस्था और क्या था कि प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई थी। वह उसके उत्तराधिकारियों के आधार स्वरूप बनी और अकबर जो था प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। वो अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत क्या करता है कि 1562 ईस्वी में दात प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती को रोकने का प्रयत्न किया। तब अकबर की लोकप्रियता के कारणों से उपयुक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्या बोलता है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो 1576 में मुगल साम्राज्य में मिलाया। अगला देखिए, अगला क्या बोलता है कि 1572 ईस्वी में कि सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद खां को एक युद्ध में पराजित किया और 1574 में क्या होता है कि बिहार पर मुगल का आधिपत्य हो जाता है। ठीक है, पराजित होने के बाद क्या होता है कि दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल और बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आपका कह रहा है क्या कि निम्नलिखित भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के टाइम में ये गठन होता है। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि इसमें पॉइंट डिटेल में देख लेते हैं। दिसंबर 1599 में क्या होता है कि लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ
क्या करता है कि व्यापार करने का आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। उसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का जो बादशाह अकबर था, ठीक है, तो 1556 से 1605 तक। अगला देखिए, आईने अकबरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई है, तो 58 का डी हो गया, ठीक है। अगला देखिए, आईने अकबरी जो है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है, ठीक है। इसमें अकबर कालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है, ठीक है। अगला देखिए, एतमुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नूरजहां ने, ठीक है। अगला देखिए, एतमुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य बनवाया था और पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुज आकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पितरादुरा संगमरमर में सोने और कीमती पत्थरों की जड़ावत शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पिचनकारी जो है वो पितरादुरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना जो है वो पितरादुरा से संबंधित है, ठीक है। ये हो गया आंसर। देखिए, जो आपका है पचिनकारी या पितरादुरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि भारत में पितरादुरा नामक एक जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमुद्दौला के मकबरे में किया गया है। इस मकबरे का जो निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने कराया था। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोला, मध्यकालीन में बोल रहा है कि मध्यकालीन में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका बटाई शब्द से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मध्यकालीन काल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेषासुरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई थी, नस्क मुक्ताई अथवा कनकूत नकदी या जब्ती, और तीसरा गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई और राश बटाई होती थी, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो बोल रहा है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो बनवाया था हुमायूं ने, ठीक है। ये बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, 66 वाला। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि हुमायूं ने चित्रकारी के कारखाने एनसीईआरटी के अनुसार निगार खां, जबकि अन्नू मन्नूजा की पुस्तक जो के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा हुआ था। ज्ञातव्य कि बीपीएससी ने अपने उत्तर में इसका बी आंसर दिया था। बी यानी कहने का मतलब कि अकबर दिया था, लेकिन इसका आंसर ए होता, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दास्तानी अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अकबर ने अनेक ग्रंथों की चित्रित करवाया था, ठीक है। अपने सर्वप्रथम उसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है। यह जो है हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूं और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयारी करने में लगभग 15 वर्ष लग गए। पहले सैयद मीर और बाद में अब्दुल समद की देखरेख में 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया और इसमें क्या होता है कि करीब 1400 क्या होता है कि 1400 चित्र, सभी चित्र जो 27x20 आकार के वाले असामान्य रूप में लंबे चौड़े फॉलियों के एक तरफ चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा की वीरतापूर्वक कारनामों का उल्लेख करता है, ठीक है। अगला देखिए, चित्रकारी जो है वो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है अकबर के टाइम में होता है।
देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषता ग्रहण की, व्यक्ति विशेष का चित्रण और देश में आगे जाने वाले वस्तुओं के आकार में बनाना। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि चित्रकला का विकास जो है हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अकबर के काल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार थे। अकबर के समय दशवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग यानी स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला देखिए अगला क्या बोल रहा है, इसमें प्रश्न बोल रहा है कि दशवंत और बसावन निम्नलिखित मुगल जो है वो दरबार में रहते थे, तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। देखिए यहाँ पे जो डिटेल बोल रहा है कि दशवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दशवंत जो एक कहार का बेटा था कि काम से अकबर इतना प्रभावित थे कि उसने उसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग किया, किंतु यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विस्तृत हो गया और 1584 में अपनी आत्महत्या कर ली। और अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अब्दुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनवाए हैं। दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश आदि। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो ये जहांगीर के समय में शीर्ष बिंदु पे थी। अगला देखिए कि क्या बोल रहा है, इसमें डिटेल में बता रहा है कि मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शीर्ष शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बहुत कुछ बड़ा पारखी था। ठीक है, मुगल शैली में मनुष्य का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर और पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है। शिकार, युद्ध तथा राजा दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्य और जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन आरोहण का एक चित्र बनाया है, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। और इस प्रकार जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला स्वर्ण युग था। ठीक है, मुगल चित्रकला स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो जब्ती प्रणाली उपज थी आपके अकबर की। देखिए इसमें क्या होता है कि अकबर के शासन काल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली प्रचलित थी, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दारुल अमल और जाब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, अगला देखिए अगला क्या बोल रहा है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये किसकी लाइन है, तो देख लेते हैं किसकी लाइन है। तो ये लाइन है आपका विलियम फिंच की लाइन है। ठीक है, चलिए ये विलियम फिंच हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए क्या बोला है कि विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लग गए और इसके निर्माण है तो 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। ठीक है, अगला देखिए कश्मीर का अकबर के नाम से किस प्रसिद्ध था, तो ये प्रसिद्ध था सुल्तान जैनुल आबिदीन प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि अकबर के समान धर्म सहिष्णु सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है और उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया और श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैदों को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 2 अस्पा या सी अस्पा प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये जहांगीर के द्वारा किया गया। तो क्या था ये, तो देखिए इसमें बोल रहा है क्या कि 2 अस्पा और आपका सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों की अधिक सेना रखना पड़ता था। और 2 अस्पा क्या था, इनमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने क्या करने पड़ते थे, रखने पड़ते थे। सी अस्पा जो था इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, अगला देखिए ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो ये थी कंधार। ठीक
ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि कंधार राज्य जो ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, ठीक है, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासन और ईरान के शाह की प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथ में रखने पर ही निर्भर करता था। देखिए दिल्ली का लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये शाहजहाँ ने कराया था, ठीक है। अगला देख लीजिए, यहाँ पे शाहजहाँ हो गया आपका आंसर, ठीक है, तो ये शाहजहाँ हो गया। अगला देखिए अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की। वहाँ अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद की भवनों में लाल किला सबसे महत्वपूर्ण है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका निर्माण कब कराया गया? तो 1648 ईस्वी में पूर्ण किया गया था। इस किले के पश्चिम द्वार पर लाहौरी दरवाजा और दक्षिण द्वार पर दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता और शोभा में अनोखा है, अतः संभवतः विश्व में अतुल्य है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। तो किसने कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने स्वर्ण युग कहा था शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो कि A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहाँ का शासनकाल भारत के मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। वह केवल कला और कला में भी वस्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जाता था। जैन सरकार और V.A. स्मिथ शाहजहाँ के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं थे। ऐसा शर्मा ने शाहजहाँ के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है, ठीक है। इसलिए आता है आंसर क्या है? सी है इसका आंसर। अगला देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि अंग्रेज औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो अर्थ है दारुल इस्लाम, ठीक है। इसमें देखिए डिटेल देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक रीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार धारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थन के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का क्या किया कि प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक में मुसलमान को अल्लाह की राह में मिन्नत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में जब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते, ठीक है। अगला देखिए पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अगला देखिए गुरु गोविंद सिंह के यहाँ पे देखिए गुरु गोविंद सिंह सिखों के क्या थे कि 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना बिहार में हुआ, जबकि मृत्यु कब हुई थी? 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो क्या था? ये लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था मुगल प्रशासन में। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री और वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया था और उसका नाम क्या रखा गया था? शैतानपुरी रखा गया था। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि इस आपका मुगल प्रशासन में मदते मास इंगित करता है। तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त राशि भूमि को कहा जाता है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मादते मास इंगित किया जाता था मुगल प्रशासन में। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदते माश कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन
अनुदानों का उपयोग न होने पाए, ठीक है, दुरुपयोग न होने पाए, या भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी, ठीक है, यानी आप स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। देखिए आपका ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह जो था वो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, ठीक है, मुगल शासक जो था मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित कर दिया। और समकालीन लेखक जो थे आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार अशपिया और 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जेवरात और कोहिनूर तथा तख्ते ताऊस से मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं जो हमारा लास्ट वाला प्रश्न है। देखिए इसमें क्या बोला, 79 नंबर है। 79 में बोला कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये दाखिल नहीं होने दिया था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से लेकर 1806 तक था, ठीक है, यानी 1759 से लेकर 1806 तक था मोहम्मद शाह सेकंड का कार्यकाल। इसका नाम जो था अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद वह बिहार में था, ठीक है, समय बिहार में था, यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, तो उस समय उसको मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, ठीक है, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली पर सिंहासन 1760 ईस्वी में से लेकर के 1771 ईस्वी तक खाली रहा, ठीक है, 1760 से लेकर के 1771 तक खाली रहा। और 1772 में मराठों की सहायता से वह क्या करता है कि दिल्ली पर पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया, ठीक है। तो देखिए ये आपका मिडाइवल हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और अगले वीडियो में हम लोग जो मिलते हैं वो आधुनिक भारत का इतिहास से मिलते हैं, जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो थैंक यू।